चंपावत में सीएम धामी ने किया रोड शो में उमड़ा जन सैलाब, योजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ बैठकों का दौर, मंथन के बाद प्रत्याशियों की होगी घोषणा। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी का गांव चलो अभियान, प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने दी जानकारी, कहा अभियान के जरिए लोगों को बीजेपी से जोड़ने का करेंगे काम। उधम सिंह नगर में बीकेयू ने किया सभा का आयोजन, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने पर जताई खुशी, किसानों ने जताया मोदी का आभार। रुड़की में आईआईटी छात्रा का फंदे में लटका मिला शव, 3 आरडी थर्ड ईयर की बताई जा रही थी छात्रा, पुलिस ने शव का कराया पोस्टमार्टम। मसूरी में भूमाफियाओं का गुंडाराज, सब्जी विक्रेता की दुकान को गन पॉइंट पर खाली करवा कर किया कब्जा, पीड़ित पक्ष ने दुकान वापसी को लेकर दिया धरना। रुद्रपुर में पुलिस का चेकिंग अभियान, बिना नंबर प्लेट की बाइकों का होगा चालान, 2 दर्जन से अधिक मोटरसाइकिलों को अब तक किया सीज। रुड़की में हाईवे पर दौड़ रही कार का फटा टायर, कार की चपेट में आई 2 बाइकें, 2 की मौत 3 घायल। बागेश्वर में बंदरों का आतंक, गढ़खेत वन रेंज में मवई निवासी महिला पर किया हमला, वन विभाग ने बंदरों को पकड़ने का चलाया अभियान। विकासनगर में लकड़ी माफियाओं का आतंक, प्रशासन बेसुध, प्रतिष्ठा सेवा समिति ट्रस्ट ने उद्यान विभाग में प्रदर्शन कर दी चेतावनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी, मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में रुक करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी कुछ अहम खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार दौरे पर रहे, सीएम धामी ने देवपुरा चौक से चंद्राचार्य चौक तक भव्य रोड शो निकाला और धर्मनगरी वासियों को 1108 करोड़ की 158 परियोजनाओं की सौगात दी। इसके बाद नारी शक्ति महोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान कार्यक्रम में सीएम धामी ने हल्द्वानी हिंसा के बाद वहां के लिए एक अहम घोषणा की। सीएम धामी ने कहा कि बनभूलपुरा में जिस जगह से अवैध अतिक्रमण हटाया गया, वहां पर अब पुलिस थाने का निर्माण किया जाएगा। भाइयों बहनों, ये जो बनभूलपुरा है, ये बनभूलपुरा में जो एक बगीचा था, जो अतिक्रमण, जिस पर अतिक्रमण था, उस अतिक्रमण को हटाया गया है, जिसमें कई एकड़ भूमि निकली है। वो भूमि जहां पर आगजनी हुई है, जहां पर पथराव हुआ है, जहां पर उपद्रव किया गया है, जहां हमारे पुलिस कर्मियों के साथ सारे कानून को तोड़ने का काम किया है, पत्रकार भाइयों को भी आग में झोंकने का काम किया है, मैं आज इस मां गंगा के पवित्र तट से घोषणा करता हूं कि उस स्थान पर पुलिस का थाना बनाया जाएगा। बनभूलपुरा हिंसा के बाद प्रशासन और पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। अभी भी बनभूलपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत कर्फ्यू लागू है। फिलहाल हल्द्वानी शहर में हालात सामान्य है। सभी बसें, टैक्सी, निजी गाड़ियों, ट्रेनों का संचालन शुरू हो गया है। वहीं जिलाधिकारी वंदना सिंह ने कड़ा एक्शन लेते हुए थाना बनभूलपुरा के अंतर्गत 120 शस्त्र लाइसेंस कैंसिल कर दिए हैं। वहीं बनभूलपुरा हिंसा का मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक और उसका बेटा पुलिस के हाथ आ गया है। इसके अलावा पुलिस ने सपा नेता के भाई को भी हल्द्वानी हिंसा के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। हल्द्वानी हिंसा मामले में पुलिस ने अभी तक 3 मुकदमे दर्ज किए हैं, वहीं 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हल्द्वानी हिंसा के बाद देहरादून में काजी मोहम्मद अहमद काजमी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने हल्द्वानी हिंसा पर रोष व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य और देश संविधान से चलता है, इसलिए संविधान संगत काम प्रदेश में होना चाहिए। देखिए, सीएम साहब जो हैं वो बड़े आदमी हैं, तो बड़े आदमी की बातें इसी किस्म की होती हैं आज के हिंदुस्तान में। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूँगा, और आप इसको खूब अच्छी तरीके से समझ लीजिए, आपने एक संविधान, एक कानून तैयार किया, हमें कहते हैं, एक कौम को कहते हैं अलग से कि उस पर अमल करो, और जो आपने तैयार किया आप अमल ना करें, क्या ये कानून के खिलाफ नहीं हुआ जो कुछ हुआ? जब ये आपने फरमाया कि मतलब जब उसमें 14 तारीख लगी हुई थी, समझे, और वो कोर्ट का मसला था, तो क्या ये कानून के खिलाफ नहीं किया? यानी आप कानून के खिलाफ करो और हम कानून की मतलब की पैरवी करें, इत्तबा करें, और हमें थ्रेट किया जाए, धमकी दी जाए, और तरह तरह के मतलब हमारे सामने मसाइल रखे जाए, और हमें मजबूर किया जाए कि संविधान को मानो। सही बात है, संविधान के सभी लोग मानते हैं, हम भी मानते हैं।
आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर यूथ कांग्रेस पूरी तरह से एक्टिव मूड में नजर आ रही है। इसी कड़ी में युवा कांग्रेस प्रभारी शिवी चौहान ने बताया कि यूथ कांग्रेस लगातार कई कार्यक्रम कर रही है, जिसमें बूथ जोड़ो यूथ जोड़ो, न्याय दो रोजगार दो जैसे कार्यक्रमों के साथ ही अग्निवीर योजना का भारी संख्या में विरोध किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम लगातार लोगों से बात कर राज्य और देश को बचाने के लिए कांग्रेस को वोट देने की अपील कर रहे हैं। जोड़ो ये जोड़ो, न्याय दो रोजगार दो, और अभी ये अग्निवीर जो हमारा कैंपेन है, ये लगातार जो हमारे ये जो कैंपेन्स है ये बूथ कार्यकर्ताओं के द्वारा हमारे जो है वो बूथ स्तर पे किए जा रहे हैं। इसका जो हमारे पास ऑनलाइन रिकॉर्ड भी रखा जा रहा है। हमने एक ऐप लॉन्च किया था विद आईवाईसी ऐप। विद आईवाईसी ऐप के माध्यम से उसमें कार्यकर्ताओं की मॉनिटरिंग भी है कि वो कार्यकर्ता घर घर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। उसके माध्यम से मान लो कोई कार्यकर्ता यहीं बैठ के 50 फॉर्म भर रहा है या 20 फॉर्म भर रहा है, तो हमारे पास गूगल की सेंट्रलाइज लोकेशन है, उससे ट्रैक हो जाता है कि ये फॉर्म घर पे बैठ के भरे गए या अपने वार्ड में जाके भरे। तो उसकी भी पूरी हमारे पास जानकारी है कि कौन कार्यकर्ता वार्ड में जाके काम कर रहे हैं, कौन घर पे बैठ के काम कर रहे हैं। तो इसका पूरा डिजिटलाइजेशन का हमारा काम चला हुआ है और पूरा इसका ये अभी हम टेम्पलेट भी आज यहाँ लॉन्च करेंगे और ये आ भी गए हैं, जिसको हमारा घर घर जाकर कार्यकर्ता इसको भरवाने का काम करेंगे। बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को उत्तराखंड से राज्यसभा उम्मीदवार घोषित कर दिया है। पार्टी की ओर से जारी की गई 15 राज्यसभा प्रत्याशियों की सूची में उनका नाम भी शामिल है। बीजेपी के पास उत्तराखंड में भारी बहुमत है, लिहाजा उनका राज्यसभा जाना तय माना जा रहा था। आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी का कार्यकाल 2 अप्रैल को समाप्त हो रहा है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, पीएम मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया है और कहा कि पार्टी की ओर से जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी उसको पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ पूरा करूंगा। इस दौरान कांग्रेस बीजेपी पर तंज कसती भी नजर आई। राष्ट्रीय नेतृत्व का, अपने राष्ट्रीय आदरणीय नड्डा जी का, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे जैसे साधारण कार्यकर्ता को एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि संगठन के कार्यों को लेकर और सरकार के साथ विकास कार्यों के विषय को लेकर जो भी दायित्व पार्टी मुझे देगी और सरकारी दृष्टिकोण से मैं कहूँ तो जो भी काम मेरे लायक होगा उसको मैं निष्ठा से करने का प्रयास करूँगा। बीजेपी ने उत्तराखंड से राज्यसभा सीट के लिए महेंद्र भट्ट के नाम का ऐलान किया है। वहीं इस पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। ट्वीट के माध्यम से पुष्कर सिंह धामी ने महेंद्र भट्ट को बधाई दी। भाजपा उत्तराखंड के माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री महेंद्र भट्ट जी को आगामी राज्यसभा चुनावों में देवभूमि उत्तराखंड से प्रत्याशी बनाए जाने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। सोशल मीडिया पर पोस्ट के माध्यम से सीएम धामी ने बधाई दी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनता टीवी। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी गांव चलो अभियान चला रही है। इस पर जानकारी देते हुए बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से लेकर बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर रात में प्रवास कर रहे हैं। इस दौरान गांव में चौपाल लगाकर आम लोगों की समस्याओं को सुना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के पूरे देश भर में गांव चलो अभियान का कार्यक्रम आयोजित किया है और हमारे उत्तराखंड में भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 9, 10 और 11 फरवरी को हमारे प्रदेश के सभी पदाधिकारी, हमारे सभी विधायक, सभी सांसदगण और यहाँ तक कि हमारे मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी 24 घंटे के लिए किसी न किसी गांव में प्रवास करेंगे और इस प्रवास कार्यक्रम में वहाँ पर गांव वालों की समस्याओं को सुनेंगे और साथ ही हमारी केंद्र और प्रदेश सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं उनके जो लाभार्थी हैं उन सभी लोगों से वो संपर्क करने वाले हैं और उस गांव में किस प्रकार के जो सामाजिक रीति रिवाज हैं उनसे जुड़ने का भी प्रयास करेंगे और सभी को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने के लिए कार्य करेंगे। गैरसैंण या देहरादून में करने को लेकर विपक्ष से कोई राय नहीं ली गई है। वहीं इस पर कांग्रेस प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार जिस तरीके से सदन में कार्यवाही करती है और जिस प्रकार से कानून बनाने का काम करती है,
इसे कानून बनाना नहीं बल्कि थोपना कहते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अभी तक बजट सत्र को लेकर विपक्षी दलों से कोई भी बातचीत नहीं की गई है। आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस अपनी तैयारियों में जुट गई है। दरअसल प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा देहरादून में लगातार पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ बैठकें कर रही हैं। वहीं इस बैठक में शामिल होने को लेकर हरिद्वार लोकसभा सीट के समन्वयक और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल भी पहुंचे। उन्होंने कहा कि चुनावों के मद्देनजर हम रणनीति तैयार कर रहे हैं। मंथन के बाद प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी। ये हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेतृत्व पर निर्भर करता है कि वो पूरे देश में जब चुनाव अनाउंस होंगे तो निश्चित रूप में जहां प्रथम चरण में मतदान होगा वहां पहले लिस्टें बनेंगी, जो द्वितीय चरण में होगा फिर उसके बाद बनेंगे, और इसी प्रकार से पूरा कार्यक्रम बनेगा। हम अपना होमवर्क कर रहे हैं, प्रभारी जी आई हैं, वो अपना होमवर्क कर रही हैं विभिन्न स्तरों पर। जैसे मुझे हरिद्वार का कोऑर्डिनेटर बनाया गया, मेरी अपनी तैयारी है, आज हमारी बैठक है, मैं अपनी बात को वहां पर रखूंगा। तो ये उसी का ये उसी दिशा में बढ़ते हुए कदम है। तो जब भी ये आवश्यक होगा कि हमारा होमवर्क पूरा हो गया, हम प्रत्याशियों की घोषणा करेंगे। लोकसभा चुनाव नजदीक है और लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस पार्टी भी एक्शन मोड में आ गई है। वहीं कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा का 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरा खत्म हो गया है। इस दौरान कुमारी शैलजा ने प्रदेश कार्यालय में विधायकों, जिला अध्यक्ष सहित दावेदारों से भी मुलाकात की। वहीं अगर बात की जाए महिला दावेदारों की तो 2 बार लोकसभा सीट पर 3 महिलाओं ने अपनी दावेदारी पेश की है, जिसमें से महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला और सरोजनी कैंतुरा पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष और पूर्व महिला कांग्रेस अध्यक्ष ने पौड़ी लोकसभा सीट से और अल्मोड़ा से आशा टमटा ने अपनी दावेदारी पेश की है। वहीं अभी तक सीट बंटवारे को लेकर पार्टी ने कोई भी नाम घोषित नहीं किया है। जी आई थी और उन्होंने हमारे जिलाध्यक्ष से लेके एमएलए से लेके और पूरे संगठन के साथ 1-to-1 बैठक करी, अलग अलग सब लोगों से बात करी और आने वाले जो लोकसभा चुनाव है उसकी तैयारियों को लेके चर्चा थी। और लोकसभा में जो महिलाओं ने टिकट मांगे, मुझे लगता है कि पौड़ी से 2 महिलाओं ने मांगे, उसमें एक मैं खुद हूँ और एक हमारे पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रही है और महिला कांग्रेस के अध्यक्ष भी रही है सरोजनी कैंतुरा जी, उन्होंने टिकट की दावेदारी करी है। और अल्मोड़ा से आशा टमटा जी हैं, उन्होंने दावेदारी करी है। बस 3 ही महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने अभी आने वाले लोकसभा को लेके शैलजा जी के सामने अपनी दावेदारी पेश करी और मैम ने बोला कि वो कंसीडर करेंगी, वो देखेंगी कि जो महिलाएं अपने क्षेत्र में मजबूत हैं उनके लिए किस तरीके से उनको आने वाले लोकसभा चुनाव में उनकी क्या भागीदारी रहेगी। पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट रविवार को हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने बनभूलपुरा में हुई हिंसा घायल पुलिस कर्मचारी, पत्रकारों और निगम कर्मियों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। इस दौरान अजय भट्ट ने कहा कि यह घटना किसी सोची समझी साजिश से कम नहीं है। आखिर इतनी बड़ी मात्रा में बनभूलपुरा में पेट्रोल बम और पत्थर कहां से आए? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। कभी भी हमारे यहाँ ऐसी घटना नहीं घटित हुई है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। सौहार्द बिगाड़ा गया है। हम लोग बहुत मिलजुल के यहाँ रहते हैं। मैं तो आज भी सबसे अपील करता हूँ कि जो अपराधी होता है उसकी न कोई जाति होती है न धर्म होता है, इसलिए कहीं पर भी आपसी सौहार्द को हमको बिगाड़ना नहीं है। हम लोगों को मिलजुल के अपना काम करना है। जिन्होंने भी सौहार्द बिगाड़ा है, पेट्रोल बम फेंके हैं, पथराव किया है, पेट्रोल बम फेंकना कोई अच्छी बात है, कोई न कोई तो तैयारी थी। जो भी लोग होंगे, कानून अपना काम कर रहा है। कानून, सरकारी काम, अमानत में खयानत कहीं भी होती है, वो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। अल्मोड़ा कांग्रेस विधायक मनोज तिवारी ने लिव इन रिलेशनशिप के लिए सजा देने और कड़ा प्रावधान करने की मांग की है। अल्मोड़ा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए विधायक ने राज्य सरकार की ओर से पारित यूसीसी विधेयक में मैरिज रजिस्ट्रेशन और लिव इन रिलेशनशिप की कमियां गिनाई। मनोज तिवारी ने कहा कि कांग्रेस ने यूसीसी विधेयक का विरोध नहीं किया है, लेकिन देवभूमि उत्तराखंड में लिव इन रिलेशन को मान्यता देने पर कड़ी आपत्ति है। देश की सरकार पंचम विधानसभा के द्वितीय सत्र में समान नागरिक संहिता विधेयक को सदन के पटल पर लाई थी और उसमें कहीं भी हम लोगों ने उसका विरोध नहीं किया, लेकिन उसमें जो
कमियां पाएगी जो गुण दोष के आधार पर, उस बातों को हमारे द्वारा रखा गया है। और हमारी मांग है कि उसमें जो कमियां हैं, चाहे वो रजिस्टर्ड का मामला, मैरिज रजिस्टर्ड का मामला, उसमें जो प्रावधान कर दिए गए हैं कि अर्थदंड और 10 से 25,000 रुपये का, और उसके साथ जो सबसे ज़्यादा हमारी कड़ी आपत्ति है कि ये हमारा उत्तराखंड जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर के लिए पहचाना जाता है, ये हमारी देवों की भूमि है, अपने आध्यात्म से लेकर सांस्कृतिक विरासत के लिए पहचाना जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर लिव इन रिलेशन को मान्यता देने पे, रजिस्टर्ड अनिवार्य करने पे कहीं ना कहीं इस कृत्य के लिए उनकी जितनी निंदा की जाए कम है। हमारी मांग है कि उसमें कड़ा प्रावधान किया, जो लिव इन रिलेशन में रहता उसको उल्टा, उसके लिए कड़ा प्रावधान, उसको सजा दी जाए, उसका प्रावधान किया है। नहीं तो आने वाले टाइम में बाहर का व्यक्ति, जहाँ ये लागू नहीं है, बाहर का व्यक्ति आकर, उत्तर प्रदेश से ले अन्य लोग आकर यहाँ पर लिव इन रिलेशन में रहेंगे और यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर माहौल खराब होगा। कानपुर से पूर्व भाजपा विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन एक बार फिर से विवादों में है। दरअसल उनकी सुरक्षा में तैनात एक सुरक्षाकर्मी ने पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन पर धक्का मुक्की, अभद्रता के साथ गाली गलौच और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। वहीं इस पर अब बीजेपी के संगठन महामंत्री आदित्य कोठारी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पूरी तहकीकात और जांच करने के बाद पार्टी इस पर फैसला लेगी। इस प्रकार की जानकारी भी मेरे पास नहीं है। इसकी पता करते हैं क्या बात किसने कही है, और उसके बाद पूरी तहकीकात के बाद, पूरी छानबीन के बाद इसके विषय में बातचीत करेंगे। केंद्र सरकार की ओर से पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने के ऐलान के बाद सियासत तेज हो गई है। दरअसल एक ओर इस पर बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष भारत रत्न दिए जाने की टाइमिंग को लेकर सवाल उठा रहा है। प्रधानमंत्री काल में रहते हुए माननीय चौधरी चरण सिंह जी हों, चाहे हमारे पीवी नरसिम्हा राव जी हों, उन्होंने बहुत अच्छी योजनाएं चलाई हैं। हमने कहा है ना कि हम सब सर्वे जो हमारा एक वसुधैव कुटुंबकम की जो हमारी भावना है, जो हमारे भारत के जो रत्न हैं, जिन्होंने भारत के लिए काम किया है, हम उनको सम्मानित कर रहे हैं। हमने इसमें कोई इस प्रकार की राजनीतिक भेदभाव नहीं किया। जिस प्रकार से आपने देखा होगा पुराने जो कांग्रेस के समय में जिस प्रकार से भेदभाव किया जाता था, वो भेदभाव को हमने मिटाने का प्रयास किया। माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार जो व्यक्ति समाज में अच्छा काम कर रहे हैं, लगातार उनको प्रोत्साहन हेतु, चाहे पद्मश्री हो, अनेकों अवार्ड जो हमारे भारत रत्न हो, अनेकों जो अवार्ड हैं, वो समय समय पर जो व्यक्ति जिस लायक है उसको दे रहे हैं। जो टाइमिंग है, जिस प्रकार से पीवी नरसिम्हा राव साहब को या स्वामीनाथन जी को या चौधरी चरण सिंह जी को या लालकृष्ण आडवाणी जी को जिस प्रकार से भारत रत्न दिए गए, लालकृष्ण आडवाणी जी की क्या हालत इन्होंने करी, किस तरह का उनके साथ व्यवहार किया। अब भारत रत्न इसलिए दे रहे हैं कि उनको मालूम है कि इस देश में जो उनकी पार्टी है, जो उनकी विचारधारा के लोग हैं, उसमें बहुत बड़ी तादाद में लोग लालकृष्ण आडवाणी जी के फॉलोअर्स हैं। इसलिए उनको शांत करने के लिए भारत रत्न दिया जा रहा है। चौधरी चरण सिंह जी को जो भारत रत्न देने का काम चल रहा है, उसके पीछे जो भावना है वो आपको मालूम है। अब आप राजनीतिक दृष्टि से लाभ लेने के लिए, वोटों के लिए अगर आप भारत रत्न जैसे पुरस्कारों का इस्तेमाल करेंगे, तो मैं समझता हूं इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति नहीं हो सकती। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। जय गणेश। जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।